नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका नेवल एकेडमी में अंधाधुंध फायरिंग की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घटना स्थानीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे की है, जब मैरीलैंड स्थित यूएस नेवल एकेडमी के ब्रेकआउट हॉल में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। यही वो जगह है जहां 1600 से ज्यादा मिडशिपमैन रहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा कॉलेज डॉर्मेट्री भी माना जाता है। मिली जानकारी के अनुसार इस हमले को एक पूर्व मिडशिपमैन ने अंजाम दिया है, जिसे एकेडमी से निकाला जा चुका था। आरोपी ने खुद को सैन्य पुलिस अधिकारी बताकर दरवाजों पर दस्तक दी और फिर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे तुरंत एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस और इमरजेंसी टीमें पहुंच चुकी हैं और पूरे परिसर को लॉकडाउन कर दिया गया है। नेवल एकेडमी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट नवीद लिमार ने बयान जारी कर कहा है कि हम पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर जांच में पूरी मदद कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से परिसर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इस वक्त की सनसनीखेज खबर अमेरिका से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजर्वेटिव विचारधारा के प्रवक्ता चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी परिसर में घटी, जहां चार्ली किर्क अपने अमेरिकन कमबैक टूर के पहले कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में करीब 3000 लोग मौजूद थे जब यह भयावह घटना घटी। घटना के दौरान महज एक गोली चलने की आवाज आई, जो सीधे किर्क के गले में लगी। चौंकाने वाली बात यह है कि किर्क मंच पर बैठे बैठे ही गिर पड़े। वीडियो फुटेज से उन्हें गले में खून बहते हुए और फिर कुर्सी से गिरते हुए देखा गया है। हत्यारे ने दूर की एक इमारत से स्नाइपर राइफल से गोली चलाई थी। एफबीआई ने उस हाई पावर राइफल को बरामद कर लिया है। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, हालांकि उसकी पहचान और लोकेशन को लेकर जांच तेजी से जारी है। हत्यारे ने गहरे रंग के कपड़े पहन रखे थे और गोली चलाने के बाद छत से कूदकर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार यह एक सोलो ऑपरेशन था। घटना के तुरंत बाद परिसर में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच लोगों को बाहर निकाला गया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हत्या को लेकर गुस्सा जताते हुए वामपंथी विचारधारा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चार्ली किर्क को सच्चाई और स्वतंत्रता के लिए शहीद बताया है और कहा है कि हम उनके हत्यारे को जल्द पकड़ेंगे। इस घटना के बाद ट्रंप की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अमेरिकी कांग्रेस में किर्क को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी राजनीतिक तनाव और हंगामा देखने को मिला। अमेरिका में रविवार तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। विडंबना देखिए कि घटना से ठीक पहले किर्क बंदूक हिंसा पर सवाल का जवाब देने ही वाले थे जब उन्हें गोली मारी गई। एक दर्शक ने उनसे पूछा था, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कितने ट्रांसजेंडर लोगों ने गोलीबारी की है? किर्क जवाब देने ही वाले थे और फिर वो गोली चली। और चार्ली किर्क टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक थे और ट्रंप समर्थक युवाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय करने में एक बड़ा नाम थे। उनके 53 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे और वो फॉक्स न्यूज पर भी अक्सर नजर आते थे। हाल ही में उन्होंने भारतीय प्रवासियों को वीजा न देने की मांग भी की थी, जिससे वो चर्चा में थे। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith. And we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the 2 young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटकिन ने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है
तभी व्यापार समझौते पर बात आगे बढ़ेगी। लुटकिन ने अमेरिकी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि हम भारत के साथ मसला सुलझा लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने रूस से तेल खरीद को लेकर बड़ी रुकावट बताया है। हार्वर्ड लुटकिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। कुछ दिन पहले ही लुटकिन ने भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना नहीं हटता तो भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया जा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत को जल्द ही माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन अब लगता है कि लुटकिन के तेवर थोड़ा नरम हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश व्यापारिक मसलों को सुलझा लेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्तों को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वो जल्द ही अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने को लेकर उत्सुक हैं। ट्रंप ने व्यापार समझौते पर उम्मीद जताई कि ये बातचीत सफल रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब में कहा, भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं और ये व्यापार वार्ता भविष्य की अपार संभावनाओं का रास्ता खोलेगी। इन सभी बयानों के बीच भारत की स्थिति की बेहद संतुलित बनी हुई है। एक तरफ रूस से तेल खरीदना उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मामला है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी बेहद अहम है। अब देखना होगा कि क्या भारत दबाव में आता है या फिर कोई राजनयिक समाधान सामने आता है। अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है। उसकी वजह यही थी कि जो भारत है रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो वो टैरिफ जो है वो और बढ़ा भी सकता है। उनके राजदूत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भविष्य के अंदर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो हम टैरिफ को और बढ़ा सकते हैं। और ये धमकी लगातार अमेरिका की तरफ से आ रही है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद सर। 50% टैरिफ के बाद एक और बयान आता अमेरिका की तरफ से कि अगर भारत अब भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो उस पर 100% टैरिफ तक लग सकता है। देखिए, जब से अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं, या आप ये कह लीजिए जब से हिंदुस्तान ने रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, पुतिन के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की चिंताएं बढ़ी हुई है। अमेरिका हमें गुलाम की तरह इस्तेमाल करना चाहता है कि वो कहे तो हम बैठे, वो कहे तो हम खड़े हो जाए, जैसा वो कहे वैसा हम बोले। अगर वो रात को दिन कहे तो हम दिन कहें, अगर वो दिन को रात कहे तो हम रात कहें। लेकिन हिंदुस्तान एक मजबूत देश है, हमारी अच्छी खासी सरकार चल रही है, हम किसी भी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं है और हम अमेरिका के चक्कर में अपने दूसरे देशों को नहीं खो सकते। तो ये चीजें अमेरिका को समझनी पड़ेगी। हिंदुस्तान केवल अमेरिका के भरोसे चलने वाला देश नहीं है, पूरी दुनिया में हमारे लोग रहते हैं, पूरी दुनिया के साथ हम व्यापार करते हैं। तो अमेरिका के हिसाब से चीजें नहीं हो सकता। अगर वो 100% क्या, वो 200% टैरिफ लगा दे तब भी हिंदुस्तान अपनी स्पीड से चलता रहेगा। हमारे लोग, हमारी सरकार और मार्केट खोजेंगे, खाली अमेरिका के भरोसे काम नहीं करना है। जिस तरीके से कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री यहाँ पर थे, जर्मनी में हम जा सकते हैं, यूरोप के दूसरे कंट्री हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, हम उनके साथ व्यापार कर सकते हैं। तो अमेरिका को सोचना पड़ेगा। संदीप जी, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम भारत के जो प्रधानमंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं, इन सब बयानों के बावजूद एक अचानक से ऐसा बयान आ जाता है कि हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो इतने धमकियों के बाद भी भारत अभी तक झुका नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस धमकी के बाद भारत का रुख क्या रहेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान झुकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो तब नहीं झुका था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और हमें हरित क्रांति करनी पड़ी, हम लोग आत्मनिर्भर हुए अन्न के मामले में। अदरवाइज अमेरिका के भरोसे हम रहते, वहाँ जो सुअर जो अनाज खाते थे वो अनाज उन्होंने हिंदुस्तानियों को भेज दिया था। और तब शास्त्री जी ने जय किसान जय जवान का नारा दिया था और हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। हम आत्मनिर्भर बने, हमने खेती में क्रांति लेकर के आए। तो अगर अमेरिका इसी तरीके का रुख अपनाएगा तो हमें अपनी दूसरी चीजों में भी सोचना पड़ेगा, चाहे वो हथियारों का मामला हो, टेक्नोलॉजी का मामला हो। हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हिंदुस्तान बन सकता है। हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है। जी जी संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये सब करने से अमेरिका को ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो अमेरिका के प्रोडक्ट ही ज्यादा भारत में आते हैं। आप क्या कहेंगे?
देखिए, बिल्कुल जहां अमेरिका के प्रोडक्ट हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट भी अमेरिका में जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिजनेस दोनों तरफ से होता है। लेकिन हाँ, ये चीज है जो हमारा बिजनेसमैन है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सस्ता देश है, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, तो हमारे यहाँ चीजों का प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में कम दाम में किया जा सकता है, जिसको हमारा व्यापारी अमेरिका में बेच करके अच्छा मुनाफा कमाता है। लेकिन अगर वो इस तरीके से टैरिफ लगाएगा तो इससे हमारे व्यापारियों का नुकसान होगा, और जब हमारे व्यापारी का नुकसान होगा तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर फर्क पड़ेगा, उससे हमारे रोजगार पर फर्क पड़ता है। तो इसके लिए अच्छा ऑप्शन ये है कि हमें मार्केट केवल अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, हमें पूरी दुनिया में अपनी मार्केट ढूंढने की जरूरत है, दूसरे देशों के साथ भी हमें कारोबार करने की जरूरत है। संदीप जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत के लिए रूस से तेल खरीदना इतना जरूरी क्यों है? थोड़ा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, रूस से न केवल तेल खरीदना जरूरी है, हम अपने मतलब के लिए रूस के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। रूस ने ऐसे ऐसे वक्तों में हिंदुस्तान का साथ दिया है जब हमें सच में जरूरत थी। आज रूस को हमारी जरूरत है। रूस एक बड़ी इकोनॉमी है और उसके ऊपर काफी प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिस वजह से रूस भी सर्वाइव कर रहा है। ऐसे में अगर हम एक उसके दोस्त होने के नाते इस वक्त उससे तेल नहीं खरीदेंगे और हम खाली अपने बेनिफिट देखने लगेंगे, या हम ये चीजें देखने लगेंगे कि अमेरिका को कैसे बेनिफिट होगा, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। रशिया ने हिंदुस्तान का साथ हमेशा दिया है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे हथियार देने का मामला हो, चाहे मेडिकल साइंस का मामला हो, चाहे हमारे यहाँ पे मेडिकल कंपनियां लगाने का मामला हो। जो आपने सुना होगा IDPL बहुत बड़ी कंपनी है जो ऋषिकेश के अंदर लगी हुई, सबसे बड़ी दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, वो रशिया ने लगवाई थी हमारे यहाँ पे। और आप जानते हैं जितने हमारे यहाँ हवाई जहाज है, चाहे वो फाइटर प्लेन है, बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान के साथ रशिया का। जी, बहुत धन्यवाद संदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जिनका साफ तौर पे कहना है जो भारत अमेरिका के रिश्ते हैं वो एक तरफ तो सुधार की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहीं ये बयान आता है कि टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भारत का रुख साफ है, वो झुकेगा नहीं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य और गरिमामय समारोह में यह ऐतिहासिक पल साक्षी बना, जहां देश की राजनीति, शासन और विधायिका के शीर्ष चेहरे मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में संवैधानिक गरिमा और भारतीय परंपरा के अनुरूप एक आयोजन संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में CP राधाकृष्णन ने शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति चुनाव में पराजित उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी और संसद के दोनों सदनों के नेता मौजूद रहे। NDA और विपक्ष दोनों खेमों के वरिष्ठ नेता और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। आपको बता दें कि CP राधाकृष्णन पूर्व में महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। वे BJP और RSS से जुड़ी राजनीति में दशकों से सक्रिय हैं और तमिलनाडु के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। हालिया उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष के B सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया था। राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, जबकि विपक्ष को मिले 300 वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ के बाद ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और लिखा, राधाकृष्णन जी का स्वागत, सेवा भावना और संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा उन्हें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में सफल बनाएगी। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर और देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन होकर CP राधाकृष्णन कैसे अपने कार्यकाल को दिशा देंगे। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे इस समारोह में रहा। हिमांशु, आज CP राधाकृष्णन ने शपथ ले ली है, क्या कुछ रहा समारोह में, बताइए कौन कौन मौजूद रहा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर CP राधाकृष्णन जो है उन्होंने शपथ ले ली है, और आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो दिखाई दिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हुए, और पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी इसमें जो है शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो कि लोगों को एक देखने को मिला, वो ये कि जो उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वो भी इस कार्यक्रम में नजर आए, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, यानी कि इस्तीफा देने के 53 दिन के बाद वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार दिखाई दिए। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था जगदीप धनखड़ ने, और हेल्थ इश्यू का कारण देके, उसके बाद वो पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिया। और देखिए बड़ी जानकारी वो ये मिल रही है कि जो CP राधाकृष्णन जो
उन्होंने शपथ ले ली है उपराष्ट्रपति पद की। अभी वो 12:30 बजे एक बैठक भी करने जा रहे हैं तमाम जो राज्यसभा के तमाम नेता हैं उनके साथ, और इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, बीते शाम को कर दी गई थी कि वो बैठक भी करेंगे। और जिस तरीके से ये पूरा चुनाव संपन्न हुआ 9 सितंबर को, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया तो 452 वोट जो है वो भी कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति ये जो बने हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको 452 वोट मिले। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से जो उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात वो ये थी कि कहीं ना कहीं इसमें 14 वोट जो थे वो राधाकृष्णन को ज्यादा मिला, यानी कि जो संख्या थी एनडीए की उससे भी 14 वोट ज्यादा मिला। तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात थी, और कहीं ना कहीं इसमें क्रॉस वोटिंग की आशंका भी थी कि जो दूसरे दल के लोग थे, विपक्षी दल के, उन्होंने भी राधाकृष्णन को वोट दे दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन जिस तरीके से उनका बैकग्राउंड, उनकी जो बैकग्राउंड की बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, और अभी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। अभी उन्होंने कल ही इस्तीफा भी सौंपा, कल ही इस्तीफा भी दिया है औपचारिक तौर से। तो कुल मिला के बड़ी बात यह है कि देश को 15वां उपराष्ट्रपति जो है वो मिल चुका है। इससे पहले जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पे जो थे वो संभाल रहे थे कमान, और उपराष्ट्रपति जो होता है कहीं ना कहीं वो राज्यसभा का संचालन भी करता है, यानी कि स्पीकर भी होता है, जो डिप्टी स्पीकर पद का भी वो संभालते हैं, राज्यसभा को संचालित करते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है सीपी राधाकृष्णन को मिली है। बड़े नेता रहे हैं और 16 साल की उम्र से ही वो आरएसएस से जुड़ गए थे, और जिस तरीके से वो तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, यानी कि कद्दावर नेता बीजेपी के रहे हैं शुरू से। और यही कारण है कि बीजेपी ने आज उनको इतना बड़ा पद दे दिया, उपराष्ट्रपति पद का मौका दिया है। और राष्ट्रपति जो थी उन्होंने अब इस पूरे कार्यक्रम को किया, और बड़े वहां पे दिग्गज नेता मौजूद थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे। तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन है आज का, और उनके जो चाहने वाले लोग हैं या जो उनके समर्थक हैं, उनके गांव के लोग या उनके क्षेत्र के लोग, सभी में जो है कहीं ना कहीं खुशी की लहर है कि उनके क्षेत्र से निकला हुआ एक कैसे आज वो देश के उपराष्ट्रपति पद पर पहुंच चुका है। जी हिमांशु, क्या कुछ खबर है विपक्ष से कौन कौन आज मौजूद था इस समारोह में? देखिए, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में भी कई लोग जो है वहां पे देखने को मिला। अगर बात की जाए इसमें जो जस्टिस है, मुख्य जो न्यायाधीश है वो भी देखने को मिले। इसके अलावा और इस रामनाथ कोविंद की बात करें, जगदीप धनखड़, इसके अलावा जेपी नड्डा, ज्यादातर जो देखने को मिला वो पक्ष के लोग ज्यादा देखने को मिले। इसके अलावा विपक्ष से भी कुछ नेता जरूर वहां मौजूद थे, और कई सांसद जो है वहां मौजूद नजर आए। इसके अलावा और भी कई ऐसे विपक्षी जो नेता हैं, चाहे खड़गे की बात करें और कई अन्य नेता, वो भी इसमें मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है, उनको हार का सामना करना पड़ा जो विपक्ष के कैंडिडेट थे, और एनडीए के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल करी है। अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से संसद की कार्यवाही राज्यसभा की चलती है, क्योंकि जगदीप धनखड़ को लेकर कई बार विपक्षी सांसदों से उनकी नोकझोंक भी देखने को मिली, या कई बार सवाल जो है वो विपक्षी सांसदों ने उनसे तीखे सवाल हुआ या नोकझोंक संसद की कार्रवाई में देखने को मिला। अब ये देखना होगा कि जो नए राज्यसभा की कार्रवाई जिनको संचालन करना है, जो उपराष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहता है, वो किस तरीके से। हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारी के लिए। तो सीपी राधाकृष्णन शपथ ले चुके हैं नए उप राष्ट्रपति के रूप में। नेपाल में घिराए सियासी संकट के बीच अब तस्वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने पर सहमति बन गई है। हालांकि संसद भंग करने और संविधान से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद अभी भी कायम है। गुरुवार देर रात राष्ट्रपति आवास शीतल निवास में हुई अहम बैठक में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली सेना प्रमुख और सुशीला कार्की के बीच लंबी बातचीत चली, जो शुक्रवार तड़के 3:30 बजे समाप्त हुई। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति पौडेल आज ही सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता का असर नेपाल की आम जनता पर भी साफ नजर आ रहा है। भारत सीमा पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से देश में ईंधन संकट गहरा गया है। काठमांडू से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत देखी जा रही है।
धंगड़ी, धरान और पोखरा जैसे शहरों में घंटों लाइन लगाकर लोग ईंधन जुटा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई शहरों में आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक कुछ ढील दी गई है, लेकिन बाकी समय सेना और पुलिस तैनात है। पिछले कुछ दिनों से भड़की हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ गई है। वी नेपाली ग्रुप और जनरेशन जेड आंदोलन के नेता सुदन गुरुङ ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। गुरुङ ने संसद भंग करने की अपनी मूल मांग दोहराते हुए कहा, हम सुशीला कार्की को नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनरल जेड इस कैबिनेट की निगरानी करेगा। अन्य संभावित नामों में बालेंद्र शाह, कुलमान घिसिंग और हरका संपांग भी शामिल हैं, लेकिन राष्ट्रपति के करीबी सूत्रों का कहना है कि सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना अब लगभग तय है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनता को शांति बनाए रखने के लिए कहा है और विश्वास दिलाने के लिए अपील की है कि नेपाल की सेना और राष्ट्रपति कार्यालय दोनों ने जनरेशन जेड नेताओं को संयम बरतने और जल्द सहमति तक पहुंचने की अपील की है। ब्रेकिंग न्यूज नोएडा से आ रही है। मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब एक ही मोबाइल ऐप से नोएडा और दिल्ली मेट्रो दोनों के टिकट बुक किए जा सकेंगे। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने मोबाइल ऐप NMRC टिकट पर नई सुविधा को शुरुआत कर दी है। अब इस ऐप के जरिए यात्री DMRC का QR कोड टिकट भी बुक कर सकेंगे। यही सुविधा अब DMRC के दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप पर भी उपलब्ध है, यानी अब यात्रियों को दोनों ऐप में से किसी एक का चुनाव करने की आज़ादी होगी। एक ऐप से 2 नेटवर्क के टिकट बुकिंग के बाद ऐप DMRC या NMRC स्टेशन के लिए अलग अलग QR कोड टिकट जारी करेगा। ऐप में टिकट की वैधता जांचने का फीचर भी मौजूद है, जिससे पता चल सकेगा कि टिकट इस्तेमाल हुआ है या एक्सपायर हो चुका है। इस नई सुविधा का ऐलान नोएडा के सेक्टर 29 स्थित कार्यालय में NMRC के MD लोकेश M ने किया। उन्होंने इसे यात्रियों के लिए डिजिटल अनुभव को आसान और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। हम चाहते हैं कि यात्री यूनिफाइड ऐप के जरिए दिल्ली और नोएडा दोनों नेटवर्क पर सीमलेस ट्रैवल कर सके। टिकट वैधता की जानकारी और QR कोड सुविधा यात्रियों को कंफ्यूजन से बचाएगी। और अगर आप मेट्रो से दिल्ली या नोएडा की यात्रा करते हैं तो याद रखिए, सिर्फ एक ऐप, 2 शहर, 2 मेट्रो नेटवर्क और एक सीमलेस सफर। NMRC टिकट ऐप या दिल्ली मेट्रो सारथी दोनों में से कोई भी चुनिए, सुविधा अब आपके फोन पर है। सर, ऐप लॉन्च की गई है, आप क्या है किस तरीके से काम करेगी और एक आम आदमी को कैसे सहूलियत मिलेगी, क्योंकि लगातार देखा गया है कि टिकट के लिए उसको उतरना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। ये ऐप किस तरीके से कारगर होगी? अभी जो सिस्टम था, अगर किसी को भी एक्वालेन में ट्रैवल करना है, NMRC मेट्रो अगर यूज़ करना है, NMRC टिकट ऐप था। उस NMRC टिकट ऐप से NMRC में जो एक्वालेन में अगर ट्रैवल करना है तो सिर्फ वो QR कोड निकलता था। तो अगर NMRC से अगर DMRC अगर चेंज ओवर करना है, सेक्टर 50 से 51 चेंज ओवर करना है, अगर DMRC में जाना होगा तो दिल्ली का मेट्रो सारथी ऐप उनको डाउनलोड करना पड़ता था। मतलब किसी भी आदमी को DMRC में अगर ट्रैवल करना है, अगर NMRC में ट्रैवल करने के 2 अलग अलग ऐप यूज़ करना पड़ता था। अभी हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो एक ही ऐप में 2 QR कोड निकलेगा। तो अगर कोई पैसेंजर को अगर NMRC में ट्रैवल करके तुरंत अगर DMRC में चेंज करना है तो उसी ऐप में DMRC को भी QR कोड निकलेगा। अगर DMRC अगर कोई पैसेंजर NMRC में आना चाहते हैं, नोएडा मेट्रो में अगर आना चाहते हैं, वो DMRC सारथी ऐप में तो हमारा QR कोड भी है, तो एक ही ऐप में दोनों QR कोड मिलेगा। तो कोई भी पैसेंजर को आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं NMRC और DMRC में। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी अपना केंद्रीय पैनल घोषित कर दिया है। कल दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ABVP ने अपने 4 प्रमुख पदों के प्रत्याशियों के नाम सामने रखे हैं। अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान, उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर, सचिव पद पर कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव पद के लिए दीपिका झा को उम्मीदवार बनाया है। ABVP ऑफिस में हुई प्रेस वार्ता में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान ने कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के पहले दिन से ही छात्रों के मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। उनके मुताबिक छात्र हितों को लेकर जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव ही उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए तैयार करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसू चुनाव हर साल न सिर्फ शैक्षणिक बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों के लिए भी अहम माने जाते हैं। ABVP, NSUI, AISA और SFI जैसे छात्र संगठन मैदान में हैं और इस बार मुकाबला और ज्यादा कड़ा माना जा रहा है।
चुनाव के लिए एबीवीपी ने अपने चारों कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एबीवीपी के सेक्रेटरी पद के जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत कर लेना चाहेंगे। कुणाल चौधरी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको उम्मीदवार बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते आपको। क्या कहेंगे, जिस तरीके से इस बार आपको मौका मिला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरीके से आप चुनाव? इस बार मुद्दे हमारे बहुत अहम है, जैसे कि हर बार की तरह पहले भी ये लोग, चाहे कोई और पार्टी हो अन्य पार्टी हो, वो सब मांगे रखती थी और वो पूरी नहीं करके जाती थी, सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती। तो इस बार पहले हमने करके दिखाया, अब आगे और चीज़ें रखेंगे। पहले हमने ये करके दिखाया कि दिल्ली की जो यू स्पेशल बस थी स्टूडेंट्स के फेवर में जो चल रही है, जो कि दिल्ली देहात से लेकर कालकाजी से लेकर नॉर्थ कैंपस का रूट कर रही है कवर, जो स्टूडेंट्स को लाना ले जाना कर रही है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जब एक छत के नीचे बैठता है तो वो एक सामान्य रहता है, चाहे वो कोई कितने पैसे वाला हो, चाहे कोई कैसे ही फैमिली से। बात करें इस बार, पिछली बार के चुनाव में एनएसयूआई के कैंडिडेट भी जीते थे, तो इस बार आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या नतीजे होंगे और आप लोग कितना जीत को लेकर कॉन्फिडेंस? इस बार हम एबीवीपी को 4-0 से जिताएंगे। तो जो आपने बताया, मुद्दे आपने जो बताया, आपको लगता है वो सारे मुद्दे छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे हैं और पिछले जो कार्यकाल में एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट क्या उन्होंने इस तरह के काम नहीं किए? रील में और रियल में बहुत फ़र्क होता है, तो भाई उस बारे में ना ही बात करें तो ठीक है। और मैं पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ पीजीडीवी कॉलेज का, डूसुईसी रहा हूँ 2023 में, तो बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। जब मैं 2021 में कॉलेज में घुसा तो एक सामान्य छात्र था 12वीं क्लास का, तो जब हेल्प डेस्क पे गया तो मुझे देखते ही घुसने को मिली एबीवीपी की बड़ी हेल्प डेस्क, तो वहाँ जाकर मैं वहाँ मिला, उस समय एबीवीपी से जुड़ा और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एबीवीपी का एक कार्यकर्ता से मेरे को सेक्रेटरी पद का उम्मीदवार बना दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बड़ा मुद्दा रहता है, तो आप क्या कुछ महिलाओं के लिए? दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजेस में एनसीसी है, लेकिन ऐसे बहुत कॉलेजेस हैं जिसमें छात्राओं के लिए एनसीसी नहीं है, तो हम ये एनसीसी लागू करवाएंगे। हर कॉलेजेस में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं पार्टिसिपेट कर सके एनसीसी में। दूसरा, ऐसी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर एरिया है जो ब्लैक स्पॉट है, उस पर काम करेंगे कि वहाँ पर वामिका भी लगे, अपना पिंक वॉशरूम भी जो है वहाँ पर लगे। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम काम करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद कमिटमेंट करना जानता है और उस कमिट पर काम करना जानता है, लेकिन अन्य संगठन सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं। तो हम लोग उस कमिटमेंट पर खरे उतरेंगे और किसी भी बहन को रात के 12 बजे भी अगर मेरी ज़रूरत पड़ी है पिछले 2 साल से, तो मैं उनके लिए खड़ी मिली हूँ और आगे भी मिलूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, हमने बातचीत करी, ये दीपिका झा है जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवार है एबीवीपी की तरफ से। अब ऐसे में देखना होगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो किस तरीके से जीत हासिल होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है, मैच होने दीजिए, ये तो सिर्फ एक मैच है। ये मामला जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई के बेंच के सामने गुरुवार को पेश हुआ। वकील ने अनुरोध किया कि 14 सितंबर को होने वाले भारत पाक मैच से पहले शुक्रवार को सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा, इसमें इतनी जल्दी क्या है, ये तो एक क्रिकेट मैच है, इसे होने दीजिए। याचिका 4 कानून के छात्रों ने दायर की थी। उनका कहना है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते हाल ही में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामलों में हमारे जवानों ने बलिदान दिया। ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे देश के वीर सैनिकों के बलिदान का अपमान होता है और देश की जनता व पीड़ित परिवारों की भावनाएं आहत होती हैं। इस PIL में सिर्फ मैच रद्द करने की मांग नहीं थी, बल्कि याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल महासंघ के अंतर्गत लाया जाए, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 को लागू किया जाए, BCCI को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधीन किया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि BCCI अभी तक किसी सरकारी नियंत्रण के बाहर है, जबकि उसे एक जवाबदेह संस्था बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि याचिका को खारिज नहीं किया है, लेकिन इस पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मैच इस रविवार को है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमें लगता है कि मैच होना चाहिए। अब देखना होगा कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सामाजिक और राजनीतिक बहस किस दिशा में जाती है। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।
नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।